ओके। सो आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो इस चैप्टर के नाम से पता चल जाता है कि इसमें क्रॉप्स के बारे में बात होने वाली है, उनके प्रोडक्शन के बारे में बात होने वाली है, मैनेजमेंट के बारे में बात होने वाली है। ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो, ये फर्स्ट पैराग्राफ उतना, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको बताया है फूड के बारे में और हमारी पूरी दुनिया में जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। तो फूड है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको जो बेसिक चीज़ें करनी है वो फूड की हेल्प से ही वो कर पाता है। तो पहले इंसान पहले क्या था? इंसान पहले फूड गैदरर था। फूड गैदरर, यहाँ वहाँ वो घूमता था, जंगलों में, पहाड़ों पे, अलग अलग जगह पे, जहाँ पे उसको खाने की कोई चीज़ मिलती, कोई जानवर मिलता, वो उठा के लेके आता और अपने घर में बांटता था। तो पहले इंसान फूड गैदरर था, फिर धीमे धीमे इंसान को पता चला कि ये फूड तो मैं अपने यहाँ पे जमीन पे उगा सकता हूँ, ऐसा कुछ। तो वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। और इसी फूड प्रोड्यूसर के चक्कर में हमने बहुत सारी ऐसी चीज की जो एक तरीके की साइंस है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक प्रकार का अप्लाइड साइंस है जिसमें हम क्रॉप प्लांट्स के मास प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्रॉप प्लांट्स के मास प्रोडक्शन की बात करते हैं, एनिमल्स के मास प्रोडक्शन की बात करते हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो हमें आगे जाके खाना प्रोवाइड करेंगे, ऐसे एनिमल्स का मास प्रोडक्शन, ऐसे क्रॉप्स का बहुत सारा प्रोडक्शन जो इंसान के लिए जरूरी है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे पोल्ट्री, फिशिंग, सेरिकल्चर, ये सब जो एग्रीकल्चर में आता है। और यहाँ पे देखो लिखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें खाना भी बहुत सारा बनाना पड़ेगा, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी सारा करना पड़ेगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि हाँ, पहले क्रॉप क्या होता है। क्रॉप मतलब क्रॉप मतलब एक सेम टाइप ऑफ प्लांट अगर आप उगाते हो किसी जगह पे, बहुत सारे ऐसे प्लांट उगाते हो, तो आपने क्या किया? आपने एक क्रॉप बनाई। आपने एक सिंपल प्लांट बनाया, उसी प्लांट को आपने एक ही प्लेस पे उगाया, बहुत सारे ऐसे प्लांट उगे, तो उसको आपने बोला क्रॉप। एग्जाम्पल के तौर पे, क्रॉप ऑफ वीट का मतलब क्या होता है? क्रॉप ऑफ वीट का मतलब होता है कि वो सारे प्लांट्स जो आप खेत में उगाते हो वीट के, ठीक है, और आपको उस गेहूं का जो प्रोडक्ट मिलता है, आपको उस गेहूं का जो प्रोडक्ट मिलता है उस कल्टीवेटेड प्लांट का, उसको बोलते हैं क्रॉप प्रोड्यूस। क्या बोलते हैं? क्रॉप प्रोड्यूस। क्रॉप प्रोड्यूस मतलब कि आपने अगर गेहूं का पूरा खेत, वीट का आपने खेत बनाया, ठीक है, और आप बाद में आपने वीट के प्लांट को काटा और उसमें से आपने गेहूं को अलग किया, तो जो आपको मिला ना, जो आपको प्लांट में से मिला, उसको बोलते हैं क्रॉप प्रोड्यूस। क्रॉप्स में से जो आपको मिला, जैसे ये अलग अलग टाइप की क्रॉप्स है, ठीक है, ये अलग अलग टाइप की क्रॉप्स है, और उन क्रॉप में से हमें जो मिलता है वो होता है क्रॉप प्रोड्यूस। इनके बारे में बच्चों एक बार पढ़ लेना। हर एक में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सीरियल्स है, ये सीरियल्स हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सीरियल टाइप की जो क्रॉप होगी उसमें से हमें वीट, राइस, मेज, बाजरा, बार्ले, ये सब मिलेगा। फिर वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल्स में क्या होता है? कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, ये सब है। अगर आपने फ्रूट्स बहुत सारे उगाए हैं, फ्रूट के प्लांट्स उगाए हैं, जैसे मैंगो के बहुत सारे ट्रीज आपने उगाए हैं, तो आपको मिलेगा मैंगो। अगर एप्पल का पूरा आपने बगीचा बनाया है तो उसको बोलेंगे एप्पल, ठीक है, एप्पल उसमें से मिलेगा आपको। वैसे ही अलग अलग चीज़ों का होता है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर मतलब कि वो भी एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है। हॉर्टिकल्चर मीन्स अ काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाते हैं। किनको? वेजिटेबल, फ्रूट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जब आप खेती करते हैं उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ये एग्रीकल्चर के जैसा ही है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये किया जाता है, बहुत बड़ा एरिया इसमें नहीं होता। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के नाम, जैसे पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, ये सब। फिर फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल है, गुआवा, पियर। फिर फ्रूट्स, फिर फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है, जिनको सब लोग रखते हैं अपने घर पे,
सजावट के उस पे तो रोज, जैस्मिन, क्रोटॉन, ये सब है। फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और फिर से वापस है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, कि इंडिया तो हम जानते हैं बहुत बड़ी कंट्री है, और इतनी बड़ी कंट्री में अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टाइप की क्रॉप मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी कंट्री में क्लाइमेट एक जैसा नहीं रहता। हमारे कंट्री में क्लाइमेट की कंडीशंस एक जैसे नहीं है। कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है बारिश। इसीलिए अलग तरह का क्लाइमेट, अलग तरह की सॉइल, अलग तरह की क्रॉप्स, अलग अलग जगह पे। लेकिन पूरे इंडिया में दो तरह की क्रॉपिंग पैटर्न्स देखी जाती है, दो तरह की क्रॉप्स होती है। एक तो होती है खारिफ क्रॉप और दूसरी राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप, हम्म, खारिफ क्रॉप किसको बोलते हैं? वो क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में होती है। रेनी सीजन में जो क्रॉप होंगी उसको बोलेंगे खारिफ क्रॉप। और इनको आप रेनी सीजन के स्टार्टिंग में उगाते हो। मॉनसून सीजन के स्टार्टिंग में आप इनको, इनके बीज डालते हो, मतलब जून जुलाई में। और इस फसल को आप काटते कब हो? हार्वेस्ट कब करते हो इसको? इस फसल को काटना मतलब इसको हार्वेस्ट करते हैं मॉनसून के एंडिंग में। सितंबर अक्टूबर में बरसात बंद हो जाती है ऑलमोस्ट तब। और खारिफ क्रॉप किस पे डिपेंड करती है? आपके बरसात के पानी पे डिपेंड करती है ना। इसको मतलब पानी काफी चाहिए। ऐसी कौन सी क्रॉप्स है जिनको पानी काफी चाहिए, जिनको खारिफ क्रॉप्स बोलेंगे? जैसे राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब इनको बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स। अब आगे देखते हैं राबी क्रॉप्स किनको बोलेंगे। राबी क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जो कि आप विंटर सीजन में उगाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? राबी क्रॉप्स आर सोन एट दी, राबी क्रॉप्स आर सोन एट दी, कहाँ गया, बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन के स्टार्टिंग में राबी क्रॉप्स आप उगाते हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर इसमें। और इनकी कटाई कब होती है, इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है? मार्च अप्रैल में। तो राबी क्रॉप्स अगर अगर हम लोग विंटर सीजन में उगाते हैं, मतलब कि राबी क्रॉप्स को मॉनसून रेन की जरूरत पड़ेगी? नहीं। बरसात के पानी की जरूरत पड़ेगी? नहीं। उतना ज्यादा नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो चाहिए सबको। अब इसके एग्जाम्पल क्या है राबी क्रॉप्स के? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब। चलो। ओके बेटा, तो अभी तक मैंने जो पढ़ा है एक बार देख लो। ओके, 2 मिनट दे रहा हूँ आप लोग को। आपके पास में टेक्स्ट बुक है, उसमें से देख लो फटाफट जो भी मैंने पढ़ा है। सर मेरे पास नहीं है। आपके पास ये टेक्स्ट बुक नहीं है? ये पीडीएफ है, पीडीएफ। नहीं सर। तो पीडीएफ ही भेजता हूँ ना। फिर तुम कहोगे सर मैंने होमवर्क भी नहीं किया सर। हाँ। नहीं नहीं सर, पूरा किया है। नहीं कोई बात नहीं बेटा। देखो अब आदत पड़ देख जाएगी ना, लूंगा। ये आदत ऐसी पड़ेगी ना, क्योंकि लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस हो गया ना सबको, टीचर्स को भी बच्चों को भी, पूरा। मैं तो कर आता हूँ। सब्जेक्ट क्या लाए बेटा आप? खाली, अच्छा, दूसरा कोई सब्जेक्ट है? दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स? अच्छा बुक्स नहीं मिले, खाली ये नोटबुक है सिर्फ? ओके कोई बात नहीं बेटा। आप सारे फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम आते हैं? फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, वो वो लिखने का ट्राई करो, ठीक है?
ठीक है, देख लिया बच्चों। अब आगे देखते हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स का नाम लिखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाला टॉपिक, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाला टॉपिक कल कल नहीं नहीं बेटा, हाँ कल हो सकता है, हाँ। इसको ऐसे रखो बेटा, एक तरफ फ्रूट्स की लिस्ट बना के पूरा नाम लिखना है एक एक, ठीक है, एक एक नाम। चलो, अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देख लेते हैं कि आखिर इनको बोलते क्या है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, agricultural practices are activities in a particular sequence undertaken by farmers over a period of time to cultivate a good crop. ओके, तो ये होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का अगर मतलब आपको बताना है तो वो सारी एक्टिविटीज हैं जो एक फार्मर पूरे टाइम तक लेगा ताकि लास्ट में वो एक अच्छी क्रॉप बना सके, वो सारी एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं वो देख लेते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं इसमें? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले तो वो सॉइल को प्रिपेयर करता है। सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, फिर बाद में वो मार्केट जाता है। ओके, पहले वो देखेगा ना जहाँ पे उसको खेती करनी है, इसको लॉजिकली याद रखो तो ऐसे याद रख सकते हो। पहले फार्मर गया, उसने सोचा मुझे खेती करनी है। पहले देखेगा वो सॉइल कहाँ पे है, कहाँ पे मेरा जमीन है जहाँ पे मैं खेती करूंगा, तो सॉइल को प्रिपेयर करेगा। फिर कौन सी खेती करनी है, कौन से टाइप की खेती करनी है, तो मार्केट में जाएगा, सिलेक्ट करेगा कि उसको वीट लाना है या फिर राइस लाना है, क्या लाना है। सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, ये होगा। बाद में सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स वो उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा। फिर पानी देगा, फिर क्रॉप को बचाएगा। ओके, बाद में उस जब वो बड़ी हो जाएगी क्रॉप तो उसको काटेगा। काटने के बाद वो ले जाएगा स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये सब मेन मेन इसके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। फिर आगे देखते हैं बेटा। प्रिपरेशन ऑफ सीड सॉइल, सबसे पहला ये फर्स्ट स्टेप है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। This is the first step of growing crops. It involves loosening and turning of soil. Preparation of soil involves the following two steps: plugging, leveling, etc. तो सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? प्लगिंग करके, उसको खोद कर, ठीक है। खोदने के बाद जो ऊपर ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा तो उसको भी पूरा प्लेन करना पड़ता है, लेवलिंग करना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो पहले ये सॉइल है, इस सॉइल को पहले खोदना पड़ता है, सिंपल। अगर इस तरह का कुछ है तो उसे खोदा, ठीक है, सॉइल को खोदा पहले, तो सॉइल उखड़ के ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत हो जाएगा, यूं यूं हो जाएगा, यूं ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यूं ऐसा ऐसा हो जाएगा। फिर ये इस तरह का हो गया। फिर इसको पूरा लेवलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से लेवलिंग पूरा करना पड़ेगा, ये लेवलिंग होगा। ये लेवलिंग किया हमने, इसके पहले हमने किया प्लगिंग, फिर लेवलिंग, खोदा, प्लगिंग हुआ, फिर लेवलिंग किया। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, अब तो आपने सॉइल प्रिपेयर कर दी। अब इसके अंदर सॉइल प्रिपेयर करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो आपको चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें चाहिए आपको एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। मेन मेन चीज़ें क्या चाहिए आपको सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए? क्या चाहिए आपको? चाहिए प्लग, हो, कल्टीवेटर, ठीक है। तो प्लग क्या होता है? प्लग मतलब हल, ओके, हल चलाना, किसान हल चलाता है, दिस इज प्लग, PLOUGH, प्लग, इसको प्लग बोलते हैं। यहाँ पे एक तरफ हैंडल है जिसको पकड़ा जाता है,
ठीक है। यहाँ पे ये फार्मर ने, ओहो कहाँ गया, ये फार्मर ने देखो पकड़ा है ना अपने हाथ से, तो ये उसका हैंडल है, और अंदर की तरफ धंसा हुआ है वो जमीन में। तो यहाँ पे प्लग शेयर है। एक तरफ ये जो है वो ऑक्स होते हैं ना, ऑक्स, ऑक्स के गले में ये डाला होता है। ये आप सबने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, इन सब में देखा होगा, यहाँ पे ऊपर ये रहा। ठीक है, इस तरह से ये पूरा कनेक्शन हुआ, यहाँ पे डाला हुआ है, ताकि इसको ये ऑक्स दोनों खींचेंगे। तो ये तो हो गया प्लग के ऊपर। तो प्लग क्या करता है, टिलिंग करता है, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को खी सॉइल को खोदना, उसको स्क्रैप करना, वीडिंग करने का काम, मैन्योरिंग का काम, ये सब प्लग करता है। इसके अंदर एक बड़ा सा ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग triangular iron strip called plugshare. प्लगशेयर एक लंबा रॉड होता है वुड का, जिसको बोलते हैं प्लग शाफ्ट। प्लग शाफ्ट कहाँ पे है, देखो ये रहा पूरा प्लग शाफ्ट। ठीक है, ये जो है, ये जो लकड़ा है वो है प्लग शाफ्ट। ठीक है, और ये जो है प्लग शेयर, ये ट्रायंगुलर होता है, ये लोखंड का ज़्यादातर आयरन का होता है। ठीक है, ये आयरन या फिर स्टील, स्टील का तो बहुत महंगा होगा, आयरन का होगा उसमें। तो प्लग शेयर होगा, लंबा सा जो रॉड है उसको प्लग शाफ्ट बोलेंगे, और द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज पुट ऑन द नेक ऑफ द बुल्स। द प्लग शेयर इज कर्व्ड टू टर्न द सॉइल आफ्टर कटिंग। इस तरह से देखो, ये कर्व्ड है, कहाँ पे है, ये कर्व्ड वाला पार्ट है। एक बार इसको इसमें डायग्राम में देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे इस तरह से मैंने बनाया, ये पूरा, ये पूरा है हैंडल, और यहाँ का जो पार्ट होगा ऐसा होगा वो। ठीक है, ये, तो ये जो पार्ट है वो है आयरन वाला पार्ट, जो सॉइल में जाता है। ये हो गया हैंडल। ये जो आगे का होगा, यहाँ पे एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, दो अलग अलग मतलब दो एनिमल्स होंगे इधर ने। ठीक है, ऑक्स हैं दोनों, यहाँ पे होते हैं। और ये जो होता है ये कर्व्ड थोड़ा होता है, थोड़ा सा कर्व्ड होगा ऐसा, थोड़ा सा कर्व्ड होगा, ताकि जब सॉइल को ये, जब ये सॉइल को खोदेगा ना, तो सॉइल खुद इस तरह से ऊपर ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे निकलेगी ऊपर, टर्न होगी, सॉइल खुद इस तरह से टर्न होगी। ठीक है, ऐसे उखड़ के निकलेगी। फिर आगे देखते हैं। हो, HOE हो, दिस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो आपको वीड्स को निकालने के लिए काम में आता है, और सॉइल को लूज करने के काम में आता है। ये रहा हो। ठीक है, ये हो है। इसके अंदर भी एक लंबा सा रॉड होता है, लेकिन वो वुड या फिर आयरन का होगा। ये जो लंबा सा रॉड है ना, यहाँ से लेकर पूरा ये लंबा रॉड, ये वुड या आयरन का हो सकता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ लॉन्ग रॉड विच वर्क्स लाइक अ ब्लेड। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट ऑफ आयरन होता है यहाँ पे, ये देखो ये रहा, यहाँ पे आयरन है, ये पूरा आयरन है जो फिक्स्ड है यहाँ पे। यहाँ पे भी हैंडल है, देखो ये लिखा ना हैंडल, तो यहाँ पे इंसान पकड़ सकता है, इसको दबा सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, इस पे बैठ के इसको नीचे की तरफ दबा सकता है, और यहाँ से ये प्लेट क्या करेगी, सॉइल को लेवलिंग करेगी, या तो फिर सॉइल के अंदर जो भी प्लांट्स है ना, वो प्लांट को उखाड़ फेंकेगी। ये एट द अदर एंड अ बीम इज अटैच्ड, द बीम इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द बुल्स। ये जो बीम है ना, ये बुल्स के नेक पे होगी, ये बीम। फिर आगे देखते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या कहलाता है, द ट्रैक्टर ड्रिवन प्लग इज कॉल्ड कल्टीवेटर। इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। यहाँ पे डायग्राम है आप लोग के, ट्रैक्टर के पीछे की तरफ इस तरह का जो लिखा, जो बनाया होता है ना पूरा, इससे काफी फटाफट खेती हो जाती है।
फटाफट इसको खोदा जाता है, तो इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। इससे टाइम भी बचता है और फिर मेहनत भी कम होती है। अब फर्स्ट बात करते हैं इसमें प्लगिंग के बारे में। तो प्लगिंग की डेफिनेशन आ गई बेटा। प्लगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। व्हाट इज प्लगिंग? प्लगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, इसको बोलते हैं प्लगिंग। फिर दूसरा, टिलिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग which is either drawn by a pair of bulls or driven by a tractor। तो टिलिंग मतलब खोदना, ठीक है। ये आप कैसे यूज करते हो? ये आप प्लग से यूज करते हो, या तो प्लग करोगे मतलब हल का यूज करोगे, जिसको इस तरह से आपने दो बुल्स के कंधों पे डाल दिया होगा, नेक पे डाल दिया होगा आपने, या तो आपने ट्रैक्टर के पीछे वाला यूज कर लिया। फिर आगे, क्यों सॉइल को हमें लूज बनाना है? क्यों सॉइल को लूज बनाने का रीजन क्या है? पीछे उसका रीजन क्या है? ये सारा उसका रीजन है बेटा, टिक कर लेना। ये कितने रीजन है? देखो 6 से 7 रीजन है। कितने रीजन है? 7 रीजन है ये। पहला रीजन ये कि सॉइल के लूज पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर स्पेस ज़्यादा होगी तो क्रॉप प्लांट्स के जो रूट्स हैं ना, वो आराम से अंदर जा पाएंगे और बेचारे अंदर ब्रीथ कर पाएंगे आराम से, क्योंकि स्पेस होगी बीच में तो हवा जाएगी उधर। सॉइल के लूज पार्टिकल्स के अंदर पानी ज़्यादा जमा हो पाता है काफ़ी टाइम तक, और इससे रूट्स को टाइम मिलेगा, पानी को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बीच में स्पेस होगी, जगह होगी, तो वहाँ पे पानी जमा होगा और वो लूज सॉइल के पार्टिकल्स पानी को और ज़्यादा देर तक रोक के रखते हैं। फिर लूज सॉइल जो होती है उसकी रूट्स, लूज सॉइल के अंदर रूट्स काफ़ी नीचे तक जाती है, काफ़ी नीचे तक जाएगी, सॉइल की लेयर्स तक जाएगी। इससे पूरा प्लांट जो है वो अच्छे से जमा हो पाए, वो खड़ा हो पाएगा, फॉर्मली फिक्स हो पाएगा। लूज सॉइल मैन्योर के साथ और फर्टिलाइजर के साथ मिक्स होती है, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइजर के साथ सॉइल मिक्स होती है इजीली। इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। तो फील्ड में से, खेत में से जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, खेत में से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने का काम भी लूजनिंग ऑफ सॉइल से होता है। लूज सॉइल प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स। अगर सॉइल लूज होगी तो उसके अंदर यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल को आगे जाके हेल्प करेंगे, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, जिससे क्रॉप्स उगाने में आसानी हो। These microbes help to add humus to the soil। ये माइक्रोब्स किस काम में आते हैं? इन माइक्रोब्स की वजह से, इन माइक्रोब्स की वजह से सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड हो जाता है। ह्यूमस क्या है? एक ऐसा मैटर जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, डार्क फर्टाइल बनाता है। While turning the soil during plugging, nutrient rich soil is brought up from lower levels of soil। जब हम लोग खोदते हैं ना, जब सॉइल को खोदते हैं, प्लगिंग करते हैं, तो नीचे वाली सॉइल जिसके अंदर न्यूट्रिएंट है वो ऊपर आ जाती है खोदने से, ठीक है। तो प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अर्थवर्म के बारे में कुछ बात की गई है बेटा, कि अर्थवर्म कहाँ पे रहते हैं। अर्थवर्म सॉइल के अंदर रहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये भी सॉइल को टर्न और लूज करते हैं, सॉइल के अंदर घूम घूम के सॉइल को टर्न करना, लूज करना इनका काम होता है। जैसे जैसे ये अर्थवर्म सॉइल के अंदर जाएंगे, घूमेंगे, तो प्लांट के रूट्स सॉइल के अंदर और नीचे तक जा पाते हैं, क्योंकि बीच में गैप बन गया, ठीक है। सो अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मान लो ये सॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे ये अर्थवर्म है। अब ये अर्थवर्म इस सॉइल में गया इस तरह से, और जाते जाते यूं पूरा घूमा, यूं घूमा पूरा, ऐसे घूमते घूमते फिर वापस यहाँ से ऐसे निकला, फिर वापस अंदर गया, फिर वापस घूमा। तो ये जो रास्ता इसने बनाया ना, इस रास्ते से हवा भी अंदर जाती है, बाहर जाती है हवा,
तो सॉइल के अंदर से हवा पास हो पाती है इसके वजह से, और सॉइल को काफी फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट अंदर जा पाते हैं, फिर प्लांट के रूट्स अंदर जा पाते हैं, इसीलिए हम लोग अर्थवर्म को बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड। कौन है, क्या है? ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें आगे क्या है पढ़ने के लिए? इसमें हम लोगों ने अभी तक तो अर्थवर्म के बारे में देखा। अब लेवलिंग ऑफ सॉइल कैसा होता है? आफ्टर प्लगिंग, प्लगिंग के बाद आपको सॉइल को लेवल करना पड़ेगा, क्योंकि जो लैंड उबड़ खाबड़ हो गया उसको सीधा समतल करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा। उसको टाइटली प्रेस करना पड़ेगा वुडन प्लैंक से या फिर आयरन लेवलर से। और अ लेवलर कैन बी ड्रिवन बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर। ये देखो कैसे होता है बताओ। आपको लेवलिंग यहाँ पे करके एक बार दिखा, आप फार्मर की तरह पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एक बार दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या और होता क्या है। जब आपने प्लगिंग किया तो सॉइल इस तरह से ऊपर की तरफ आ गई, ऊबड़ खाबड़ ऐसे यूं 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 हो गया, ऊपर नीचे ऐसा हो गया। अब इसी सॉइल को, ऊपर नीचे जो सॉइल हो गई इस तरह से, ये इसको लेवलिंग करना पड़ेगा। लेवलिंग करना मतलब क्या? कि आप एक लकड़ा लेके आ जाओ और उस लकड़े का शेप ऐसा हो, ऐसा मोटा सा लकड़े का शेप हो, यूं। ठीक है, और आप यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे नीचे की तरफ दबाओ, तो नीचे की तरफ दबेगा ये, तो क्या होगा? तो ये जो सॉइल है, ये सॉइल थोड़ी थोड़ी ऐसी बन जाएगी, क्योंकि आपने ऊपर से प्रेशर लगाया था, तो सॉइल थोड़ी प्लेन हो जाएगी। आपने इसकी हेल्प से सॉइल को लेवल कर दिया, आपने ऐसा कर दिया सॉइल को। ठीक है, ओके। तो ये वुडन होता है, वुडन का होता है या फिर आयरन का हो सकता है। लेवलिंग किस लिए की जाती है? द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग, the plugged field may have big pieces of soil called crumbs which need to be crushed. इनको क्रम्स बोलते हैं, ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे, ये जो है वो है क्रम्स, CRUMBS, क्रम्स। इनको क्रश करके फिर इस तरह से लेवल किया जाएगा, ऐसा पूरा। इनको क्रश करने के बाद ही लेवल कर पाएंगे। लेवलिंग प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। जब आप इस तरह से लेवल करते हो तो क्या होता है, इस तरह ये फिर सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन आप जानते हैं बेटा क्या होता है? सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? कि सॉइल का बह जाना, सॉइल का बह जाना, पानी की वजह से, हवा की वजह से, इन सब की वजह से सॉइल बह जाती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। लेकिन लेवलिंग कर दोगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं। द लेवल्ड सॉइल कैन नॉट, इज नॉट ब्लोन बाय विंड और ड्रेन्ड बाय वाटर। तो जो लेवल्ड सॉइल होगी उसको ना तो हवा ना तो पानी उसको बहा के नहीं ले आ सकता। लेवलिंग ऑल्सो हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। तो जब आप लेवलिंग कर दोगे तो हर तरफ, आराम से हर तरफ पानी जा पाएगा, और मैन्योर, खाद। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? खा, अरे यार, खाद, दैट इज मैन्योर। तो वो मैन्योर भी हर तरफ आराम से स्प्रेड हो पाएगी, हर तरफ स्प्रेड हो पाएगी इक्वली। ठीक है, तो इसलिए लेवलिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा पूछा कि लेवलिंग का क्वेश्चन आया कि वाई लेवलिंग इज नीडेड, वाई लेवलिंग इज डन, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि वाई लेवलिंग इज डन, तो आप ये आंसर में लिखोगे ये 3 पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है वो एक बार पढ़ लेते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग। कभी कभी प्लगिंग करने से पहले ही खाद डाल देते हैं। इसके वजह से होगा क्या, कि सॉइल अब अच्छे से मिक्स हो पाएगी खाद के साथ में। और बाद में कुछ फर्टिलाइजर भी डाला जाता है। फर्टिलाइजर क्या होता है? वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उनके अंदर होता है। तो ये फर्टिलाइजर आप सॉइल में डालते हैं, लेकिन आपने कोई सीड्स ना डाले हों उससे पहले आप डाल देते हैं। ठीक है, और कभी कभी कुछ फर्टिलाइजर को बाद में भी ऐड किया जाता है। तो इतना हमने देख लिया। अब आप ये टिक कर लो आपके इसमें,
Crops that are grown in the rainy season are called kharif crops. Which of the following is not a rabi crop? इसमें पोटैटो वो रबी क्रॉप नहीं है, वो तो कैसी क्रॉप है, वो हॉर्टिकल्चर है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। विच वन इज यूज टू लेवल द प्लग लैंड? प्लग या लेवलर आएगा यहाँ पे, ये रॉन्ग है, ये नहीं आएगा, ये आएगा लेवलर। ओके, क्योंकि लेवल करना है। फिर विच अमंग दीज इज अ प्लांटेशन क्रॉप? इसमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन है? टी, कॉफी, रबर या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज, ये तीनों तीन है, तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। ओके डन। अभी भी अपनी मीटिंग एंड होने में 6 मिनट, 6.5 मिनट बाकी है। देखो जैसे ही मीटिंग एंड होगी तो 10 मिनट आपको मिलेगा। 10 मिनट में आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाना, वॉक कर लेना, मुंह धो लेना, वॉशरूम जा सकते हो, फिर बैठ के अपना रिवाइज कर सकते हो। ओके, आगे देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। सेकंड क्या है? सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। वो जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी ना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की अभी हम सेकंड पार्ट पे आए बेटा। अभी आपको मार्केट जाके सीड सिलेक्ट करना है, देखना है कि कौन से सीड्स होंगे। ओके, तो एक बार आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप सीड्स सिलेक्ट करोगे कि मार्केट में जाके कौन से सीड्स मैं लेके आऊं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सीड्स अच्छे नहीं होंगे तो आपकी क्रॉप अच्छी नहीं होगी। वाइल सिलेक्टिंग सीड्स, अब क्या कोई भी सीड सिलेक्ट कर लोगे? नहीं। What are the points, what are the precautions that you need to take while selecting seeds? Which precaution should be taken while selecting seeds? तो ये सारे प्रिकॉशन लिखने हैं। क्या आप वैसे ही सीड सिलेक्ट करोगे जो साफ होंगे, हेल्दी होंगे और डिसीज फ्री होंगे, जो खराब नहीं होंगे। और सीड्स को बाद में आप फंगीसाइड के साथ यूज करोगे, मतलब सीड्स के अंदर बाद में आप फंगीसाइड डालोगे ताकि सीड के अंदर आगे जाके सीड के अंदर कोई फंगी ना डेवलप हो जाए। ठीक है, उन्हीं बीज के अंदर फंगी डेवलप ना हो जाए। केमिकल्स दैट किल डिसीज कॉजिंग फंगी आर कॉल्ड फंगीसाइड्स। फंगीसाइड्स की डेफिनेशन है, ये केमिकल है जिसमें अगर ऐसी फंगी है सीड में जिसकी वजह से आगे जाके वो बेचारा प्लांट बीमार हो सकता है, तो ऐसी फंगी को खत्म कर देगी। दूसरा, टू सेपरेट गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वंस। आपको ये भी देखना है कि कौन सा डैमेज है और कौन सा अच्छा सीड है, उसको अलग करना है। ओके, ये थिंग्स, ये तो सॉरी ये एक्टिविटी है। खाली ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये और ये पॉइंट अंडरलाइन करो, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, फिर अब देखो, अगर ये एक्टिविटी करोगे ना बेटा तो आपको इसमें पता क्या चलेगा। आप यहाँ पे सेपरेट कर रहे हो कि कौन से गुड और हेल्दी सीड्स हैं और कौन से खराब सीड्स हो गए हैं। आप जब इन सीड्स को पानी में डालोगे ना, इस तरह से बर्तन में पानी में, तो जो सीड खराब हो चुके हैं ना, वो सीड ऊपर तैरेंगे। ठीक है, और जो सीड अच्छे हैं, हेल्दी सीड हैं, जो अच्छे और हेल्दी सीड हैं, वो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये जो नीचे बैठ गए वो अच्छे सीड हैं, हेल्दी सीड हैं, मतलब इनको आप यूज कर सकते हो। इससे आपने क्या किया, इससे आपने डैमेज सीड और हेल्दी सीड को सेपरेट कर दिया। ये वो एक्टिविटी कहना चाहती है। ठीक है, डन। यहाँ पे ऑब्जर्व आपने किया कि कुछ फ्लोट करता है और कुछ नीचे बैठ जाता है। ठीक है, they float on water. Good and healthy seeds are heavier and thus they sink at bottom. ये इंपॉर्टेंट है। जो भी डैमेज सीड होगा ना वो ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा, जबकि जो अच्छा सीड है वो हैवी होगा और ग्राउंड में नीचे बैठ जाएगा। फिर आगे देखते हैं। ये आपने एक बार सीड को सिलेक्ट कर लिया, अब आप उसको खेत में ले जाओगे बोने के लिए, सो करने के लिए। तो सोइंग ऑफ सीड ये पूरा प्रोसेस है, अंडरलाइन करो, टिक करो। इसको आपको होमवर्क में इस तरह के डार्क वाले पॉइंट्स को लिखना है। सोइंग ऑफ सीड का मतलब क्या, वो एक प्रोसेस है जिसमें आप सीड को ग्राउंड में डालते हो, सॉइल में डालते हो। ठीक है,
और आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही आप नहीं डाल दोगे ग्राउंड में। आपको ग्राउंड में डालते वक्त, सॉइल में डालते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा किन चीज़ों का, ये दो चीज़ों का, एट द राइट डेप्थ, एट राइट इंटरवल, ताकि आप सॉइल को एक परफेक्ट डेप्थ पे डालो, गहराई में, ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए। दूसरा, आप दो सीड्स के बीच में इंटरवल रखो प्रॉपर। ये यहाँ पे लिख रहता हूँ, देखो, एक तो ये सॉइल है, तो आपने जब सीड डाला तो मान लो यहाँ तक आपका जाना चाहिए सीड, ऐसा सिंपल, ठीक है। एक ये डेप्थ है, ये इतना गहरा है मान लो है, इतना जाना चाहिए। और इनके बीच में गैप जो है वो परफेक्ट गैप हो, ताकि इनको भीड़ भाड़ ना लगे, ताकि इनको आसपास में एयर वाटर ये सब मिल सके, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसीलिए राइट इंटरवल चाहिए, सॉरी, अरे यार, राइट इंटरवल चाहिए और राइट डेप्थ चाहिए, दोनों राइट चाहिए। RIGHT, सही, सही इंटरवल पे, सही डेप्थ पे, इनके बीच में गैप सही होना चाहिए और इंटरवल सही होना चाहिए। दैट्स इट चिल्ड्रन, ठीक है। तो अभी आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। इसमें क्या करना है, वॉशरूम जाओ, पानी पियो, वॉक करो, फिर रिवाइज करो, रिवाइज, ठीक है, माइंड मैप बना लो। मिलते हैं 10 मिनट के बाद, बाय। हाय सर। हाँ बेटा, 10 मिनट के बाद मिलते हैं, 10 मिनट के बाद। नई लिंक मैं शेयर करूंगा फिर से।